नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य प्रशासन हम पूरा पढ़ चुके थे और आज की क्लास में हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। बड़ा ही शानदार ये टॉपिक है और दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। आगे कई तथ्य ऐसे आएंगे जो आपको बड़े ही रोचक लगेंगे, है ना, अनोखे लगेंगे, अनूठे लगेंगे, यूनिक लगेंगे। तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, जिसका हम एक बेसिक परिचय देखेंगे। फिर उसमें हम कृषि, व्यापार वाणिज्य देखेंगे, उद्योग धंधे देखेंगे और इसके अलावा जो है हमारे मतलब अर्थव्यवस्था के जो स्रोत थे, मतलब राजस्व प्रशासन देखेंगे और मुद्रा प्रणाली देखेंगे। फिर हमारी जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आज देखें अधिक से अधिक पढ़ने की। 1 घंटे में कितना पढ़ पाते हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मैं हेडिंग डालता हूँ मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। अब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में देखो, सबसे पहले तो मैं एक बेसिक इसका एक जो है परिचय आपको करवाना चाहूँगा। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कृषि को कि मौर्यकालीन कृषि के क्या क्या माजरे थे। उसके बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेंगे उद्योग धंधों को, ना, उद्योग व शिल्प देख लेंगे। ठीक है, उद्योग व शिल्प देख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक चौथा पॉइंट के रूप में व्यापार वाणिज्य को देख लेंगे कि व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति थी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य। और एक पॉइंट के रूप में हम यहाँ पे राजस्व प्रशासन देख लेंगे, है ना, राजस्व प्रशासन देख लेंगे, राजस्व प्रशासन। और अंत में जो है हम इनकी मुद्रा प्रणाली की बात कर लेंगे, थोड़ी सी मुद्रा प्रणाली। ठीक है, इस प्रकार से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को हम 1 2 3 4 5 6 डायमेंशंस के माध्यम से और पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। अधिकांश सवाल हमारे यहाँ से जो आते हैं वो राजस्व प्रशासन मुद्रा प्रणाली से खूब आते हैं, है ना, और यहाँ से भी पूछ लेते हैं। वैसे तो प्रत्येक पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो है करों के बारे में और मुद्रा प्रणाली के बारे में पूछते हैं सवाल, तो यहाँ से थोड़े से ज़्यादा ही पूछते हैं। आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। वैसे तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भेजा मेरा भी खराब नहीं है कि इसमें मैं कुछ भी भर लाऊं। नगर पालिका की ट्रॉली तो है नहीं कि इसमें सारा कचरा इसी में भर दो, है ना। ये अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही इसमें फीड रखता है और उनमें से भी कुछ एक बिंदुओं को यहाँ पे मैं बोल पाता हूँ, लिख पाता हूँ, है ना। तो जो बोल पाता हूँ, लिख पाता हूँ, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप ऐसा ना समझें कि वो पोर्शन ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बिंदु ही महत्वपूर्ण है। अब परिचय की हम बात कर लेते हैं ना। परिचय की बात करें तो विद्यार्थियों, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही है ना। जैसा कि नाम ही उसका अर्थशास्त्र है, तो अर्थव्यवस्था पे जो है बहुत अधिक बात की गई है। वैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा गया है? क्योंकि राजनीति को रेगुलेट करने के लिए आपको अर्थव्यवस्था की आपकी मजबूत अर्थव्यवस्था का होना अनिवार्य है, ऐसा कौटिल्य मानता था। पैसे होने बहुत ज़रूरी है, मतलब, है ना, बिना पैसे के और बेहतर राजनीति हो नहीं सकती, ऐसा उसका मानना था। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए उसका नाम जो है अर्थशास्त्र भी रखा गया है, जबकि मूल विषय उसका राजनीति है ना। तो कहने का मतलब मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य को संयुक्त रूप से वार्ता कहा है। और इसमें जो है उसने चारों वर्णों को ही शामिल किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली बार कौटिल्य ने क्या शूद्रों को पहली बार जो है इतने
अधिकार मिले कृषि, यानी कि वार्ता में उसको शामिल किया गया था ना। शूद्रों के लिए बड़ी अच्छी खबर थी ये, है ना। तो ये परिचय में हम लिख देते हैं और फिर हम जो है कृषि के ऊपर बात करने वाले हैं। परिचय में इतना खूब है, इससे ज़्यादा परिचय में आता नहीं है। तो परिचय में हम क्या लिखेंगे, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसमें कौटिल्य ने इसमें कौटिल्य ने वार्ता का उल्लेख किया है, वार्ता का उल्लेख किया है, वार्ता का उल्लेख किया है। वार्ता में क्या क्या शामिल है, वार्ता में आप ब्रैकेट में यहाँ बीच में यहाँ भी डाल सकते हो, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ ना। वार्ता में कृषि पशुपालन व व्यापार वाणिज्य को शामिल किया जाता है ना। व्यापार वाणिज्य को शामिल किया है, किया जाता है कर देते हैं, किया जाता है या किया है, ठीक है। जिसमें कौटिल्य ने चारों वर्णों को शामिल किया। कौटिल्य ने चारों वर्णों को शामिल किया। मतलब क्या है इसका, चारों वर्णों को शामिल करने का मतलब चारों वर्ण जो हैं वो ये काम कर सकते हैं, कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य, यदि आवश्यकता पड़े तो, ठीक है। ऐसा कौटिल्य का मानना है। मतलब कौटिल्य जो यह मानता है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो ब्राह्मण भी कृषि कर सकता है, व्यापार वाणिज्य कर सकता है, पशुपालन कर सकता है और शूद्र भी कर सकता है ना। मतलब शूद्रों को इतने अधिकार व्यापक पैमाने पर पहली बार मिले थे, ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इस प्रकार शूद्रों को व्यापक अधिकार पहली बार मिले थे। ये ध्यान रखना, कौटिल्य जो है वो राजा बनाने के पक्ष में शूद्रों को नहीं था, चाहे शूद्र कितना ही बलशाली क्यों न हो और क्षत्रिय चाहे कितना ही कमजोर क्यों न हो, वो राजा बनने के योग्य है, ऐसा मानना कौटिल्य का था। कौटिल्य ऐसा मानता था ना। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, क्योंकि पूछ लेते हैं इस प्रकार से ना घुमा फिरा के, तो हमारा जो है सवाल गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ये था विद्यार्थियों एक बेसिक परिचय। अब मैं बात करता हूँ कृषि की, है ना, कि यहाँ पे जो कृषि होती थी वो किस प्रकार से होती थी, है ना। तो कृषि में हम चलो यहाँ पे बात करते हैं, कृषि की बात कर लेते हैं, मौर्यकालीन कृषि, है ना। एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं, मौर्यकालीन कृषि, ठीक है। तो मौर्यकालीन कृषि में विद्यार्थियों हम बात करें सबसे पहले ऋतु की, तो मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज इंडिका के राइटर मेगास्थनीज ने यहाँ पे उल्लेख किया है कि वर्षा ऋतु में ही यहाँ पे फसल होती थी और
वर्ष में, एक वर्ष में वर्षा 2 बार होती थी, तो 2 बार फसल ली जाती थी, ऐसा मानना था कौटिल्य, सॉरी, मेगास्थनीज का। मगर कौटिल्य जो है वो बताते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार की फसल बोई जाती थी, है ना, 3 प्रकार की फसल बोई जाती थी, जिसको कौटिल्य कैदर, कैदर लिखता है, कैदर, और ग्रास्मिक, और एक नाम और देता है कैदर, ग्रास्मिक और हेमन, ये 3 नाम देता है। कैदर का मतलब खरीफ, हेमन का मतलब रबी, और ग्रास्मिक का मतलब खरीफ। इस ये 3 प्रकार की फसल यहाँ पे होती थी कौटिल्य के अनुसार, ठीक है। और इन 3 प्रकार की फसलों में विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ पे तैयार की जाती थी, है ना, विभिन्न प्रकार की जो है जो मतलब जैसे गेहूं की फसल हो गई, रव, है ना, और सरसों, चना वगैरह, इस प्रकार चावल, चावल यहाँ की सर्वोत्कृष्ट फसल थी। और सबसे निकृष्ट फसल या निम्न कोटि की जो फसल थी वो गन्ना या ईख मानी जाती थी कौटिल्य के अनुसार, है ना। तो इस प्रकार से विविध प्रकार की फसलें तैयार कर लेते थे इन 3 प्रकार की फसलों में, है ना, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कृषि में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मौर्यकालीन कृषि में ये बात मैं लिखना चाहूँगा। मेगास्थनीज के अनुसार मैं यहाँ पे लिखूँगा, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज के अनुसार लिखते हैं, चलो, मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में, मौर्य काल में, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में एक वर्ष में वर्षा, एक वर्ष में वर्षा 2 बार होती थी, 2 बार होती थी, अतः 2 बार ही, अतः 2 बार ही यहाँ पर, 2 बार ही यहाँ पर फसल ली जाती थी, 2 बार ही यहाँ पर फसल ली जाती थी, ठीक है। अतः 2 बार ही यहाँ पर फसल ली जाती थी, है ना। फसल ली जाने का मतलब है कि 2 बार ही खेती होती थी, है ना, जैसे रबी व खरीफ 2 बार होती थी, इस प्रकार से है। मतलब कौटिल्य जो है एक सीजन को एक बार बारिश होने का संकेत कर रहे हैं, ऐसा इससे निष्कर्ष निकलता है ना। और लेकिन कौटिल्य हमें क्या कहते हैं, मगर मगर कौटिल्य के अनुसार यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें, सॉरी, 3 प्रकार की फसलें ली जाती थी, ली जाती थी, 3 प्रकार की फसलें जो है यहाँ पर ली जाती थी, ऐसा किसका मानना है, कौटिल्य का मानना है, जिसे, ठीक है। इसमें जो है कैदर है, हेमन है, और ग्रास्मिक है ना। तो 3 प्रकार की फसलों में कौन कौन सी हो गई, मैं यहाँ पे अलग कलर का पेन इस्तेमाल यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे 1 नंबर पे तो हो गई हमारी कैदर, है ना, कैदर। दूसरी हो गई हेमन, हेमन, कैदर, हेमन। और तीसरी हो गई हमारी ग्रास्मिक, ठीक है, ग्रास्मिक हो गई। तो इन तीनों को देखो, हम जो जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इसको तो बोलते हैं खरीफ, क्या बोलते हैं, खरीफ। इसको बोलते हैं रबी, है ना, रबी। और ये जो है ये है जायद की फसलें, है ना, जायद की फसलें, है ना। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रकार की फसलों का जिक्र हमको यहाँ पे कौटिल्य ने दिया है। और कौटिल्य ये भी कहता है कि यहाँ पे जो सर्वोत्कृष्ट फसल होती थी वो चावल होती थी, और निकृष्टतम जो फसल होती थी वो गन्ना या ईक्ष जिसको कहा जाता था वो होती थी, ठीक है। और एक बात ये भी है कि इन तीनों सीजन में विभिन्न प्रकार की जो है फसलें यहाँ पे पैदा की जाती थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इन तीनों अ, इन तीनों
सीजन्स में, या इनको कहें कि इन तीनों प्रकार की फसलों में, इन तीनों प्रकार की फसलों में विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती थी। विभिन्न प्रकार की कृषि का मतलब है कि गेहूं, जैसे रबी है तो रबी में गेहूं भी हो रहा है, चना भी हो रहा है ना, सरसों भी हो रही है, मटर भी हो रही है, इस प्रकार से, है ना। और खरीफ में जैसे बाजरा है, गंवार है ना, ज्वार है, मक्का है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की फसलें ली जाती थी, है ना। विभिन्न प्रकार की फसलों में, सॉरी, इन तीनों प्रकार की फसलों में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती थी, है ना। जायद में तो हमें ये तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह होते हैं। रबी में हमारी क्या क्या आते हैं, गेहूँ, सरसों, चना, जौ, है ना। और खरीफ में हमारे गंवार, बाजरा, मक्का, है ना। और मूंग वगैरह, मूंग यहाँ भी हो जाते हैं, वैसे इसी में आता है मूंग, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। चलो, इन तीनों प्रकार की फसलों इन तीनों प्रकार की फसलों में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती थी। ठीक है। सबसे प्रमुख फसल, सबसे उत्तम सबसे उत्तम फसल सबसे उत्तम फसल चावल, सबसे उत्तम फसल चावल व सबसे निम्न कोटि की फसल, निम्न कोटि की फसल सबसे निम्न कोटि की फसल क्या होती थी, ईख, ईख या गन्ना होती थी, ईख या गन्ना होती थी। ठीक है। ये कौन बताते हैं, कौटिल्य के अनुसार है ये मामला, है ना। किसके अनुसार है, कौटिल्य के अनुसार है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये उतारिए विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से उतारे हैं इसको। और इसी के साथ अब हम जो है अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब नीचे थोड़ी सी जगह नहीं बची है, तो देखो ये कृषि तो हो गई। कृषि में अब हम कृषि के अंदर हम जो है आखिर यहाँ पे इतनी सारी खेती होती थी, तो सिंचाई कैसे होती थी, तो सिंचाई की बात करते हैं, है ना। सिंचाई की बात करते हैं। आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। और अब हम जो है अगली स्लाइड में बात करेंगे। इसको भी मैं मिटा ही रहा हूँ ना, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए, ये मैंने मिटा दिया इसको। और आपको विद्यार्थियों मज़ा आ रहा होगा पढ़कर। ठीक है। आप जो है, आप लोगों से एक अनुरोध मेरा रहेगा कि आप क्लासों को जो है डाउनलोड करके ना देखें। लाइव लाइव तो खैर क्या, मैं तो रिकॉर्डेड डालता हूँ, तो आप ऑनलाइन क्लास देखें, है ना। डाउनलोड ना करें। डाउनलोड करने से क्या होता है कि मेरा जो वॉच टाइम है ना, वो नहीं बढ़ पाता, है ना। तो आप लोगों से मेरे को बस इतनी सी हेल्प मिलती है कि आप लोगों की वजह से मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, तो चैनल अपना मोनेटाइज हो जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा जो है इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। तो मैं बात करूं सिंचाई की। सिंचाई कैसे होती थी, देखो विद्यार्थियों, सिंचाई दो प्रकार से होती थी। एक तो होती थी प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक, और एक होती थी कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम सिंचाई, है ना। प्राकृतिक और कृत्रिम सिंचाई होती थी, सिंचाई। ठीक है। प्राकृतिक और कृत्रिम सिंचाई होती थी। इसमें जो है प्राकृतिक तो होती थी वर्षा के माध्यम से, वो तो सीधी सी बात है प्राकृतिक में तो। और कृत्रिम सिंचाई जो होती थी, ये कई प्रकार से होती थी, जैसे कुओं से भी होती थी, है ना। और मनुष्य स्वयं भी जो है कर लेता था, है ना, स्वयं भी कर लेता था। अपने हाथों से पानी निकाल कर, कई बार रहट के माध्यम से, और रहट को चलाते थे बैलों से, है ना, उसके माध्यम से भी करते थे। पवन चक्की के भी उदाहरण मिले हैं यहाँ पर। ठीक है। और कुएं व नालों से और नहरों से भी जो है सिंचाई के प्रमाण हमको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सिंचाई होती थी। सहोदय और अहोयोदक, ये दो प्रकार के शब्द हमको मिलते हैं, कौटिल्य बताते हैं हमको ना।
तो सहोदय प्राकृतिक सिंचाई को बोलते थे और अहोयोदक कृत्रिम सिंचाई को बोलते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सहोदय सहोदय सेतु, है ना, सहोदय सेतु व अहोयोदक सेतु, ये बोला जाता है कृत्रिम सिंचाई को, है ना। तो ये प्राकृतिक सिंचाई तो जो होती थी वो होती थी हमारी वर्षा से ही होती थी, कोई ऑप्शन इसका था नहीं। यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं वर्षा, ठीक है। और जो है वर्षा हो गई, ये मैंने लिख दिया, समझ में आ गई होगा वर्षा से। और ये जो होती थी ये कई प्रकार से होती थी, है ना। इसके कई प्रकार थे, जिसमें मैं आपको बताऊं हस्त प्रावर्तिमम सेतु, है ना, हस्त प्रावर्तिमम के माध्यम से होती थी, जिसमें व्यक्ति जो है स्वयं पानी निकालता था, है ना, व्यक्ति स्वयं जल निकालता था। अब इनकी क्या प्रोसेस थी, मतलब कैसे जल निकालता था, मतलब ज़मीन से कुआं खोद के निकालता था, कैसे निकालता था एग्जैक्टली इसका और ज़्यादा डिटेल में यदि हम जाएं तो वहाँ पे आंसर मिलता है, लेकिन इतना जाने की आवश्यकता हमको नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखें कि हस्त प्रवर्तिमम एक विधि थी जिसके माध्यम से ये सिंचाई करते थे, है ना, हस्त प्रवर्तिमम, है ना। दूसरा एक उदाहरण मिलता है, एक नाम मिलता है यहाँ पे स्कंद प्रवर्तिमम, है ना। स्कंद प्रवर्तिमम में क्या होता था, बैलों के द्वारा और रहटों से पानी निकाला जाता था, है ना, रहटों से, बैलों के माध्यम से, है ना। रहट पहले चलते थे, पूरी प्रक्रिया जानने की आवश्यकता नहीं है, बस रट्टा मार देना, ठीक है। और एक है स्रोत प्रवर्तिमम, है ना। स्रोत प्रवर्तिमम जो है वो होती थी पवन चक्कियों के द्वारा पानी निकाला जाता था, ठीक है। और इसके अलावा जो है नदी कूप प्रवर्तिमम है एक, है ना, नदी कूप प्रवर्तिमम, है ना। और एक है हमारे सेतुबंध। सेतुबंध में तो बस नहर नाले वगैरह आते थे, है ना। और एक एक झील का जिक्र मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य में बताया था और अशोक में भी मैंने आपको बताया था। वो थी सुदर्शन झील। सुदर्शन झील सेतुबंध का बहुत बढ़िया उदाहरण थी, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं इसमें, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या है देखो, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। एक नंबर पे है हस्त प्रवर्तिमम, है ना, हस्त प्रवर्तिमम यानी कि हाथ से पानी निकाल कर, है ना, हाथ से पानी निकाल कर, हाथ से पानी निकाल कर कृषि की जाती थी, है ना। हो सकता है कि हाथ से ज़मीन में गड्ढा वड्ढा खोद के, उस ज़माने में पानी ऊपर ही होगा, तो इस प्रकार से थोड़ी बहुत कृषि कर ली जाती होगी। तो हस्त प्रवर्तिमम, है ना। और दूसरा है इसमें स्कंद स्कंद प्रवर्तिमम। स्कंद प्रवर्तिमम में क्या होता था, बैल द्वारा रहट से पानी निकाल कर, रहट होते थे पहले चला करते थे और उनको बैलों के बांध दिया जाता था। बैल जब चलते थे तो वो जो रस्सी होती थी ऐसे चलती थी, है ना, ऊपर नीचे ऐसे कुएं में होके चलती थी, तो पानी भर के आता था और उधर खाली हो जाती थी बाल्टी, और फिर वो नीचे जाती थी, फिर भर के आ जाती थी और वहाँ पे खाली हो जाती थी, है ना। और वहाँ पे जो होता था वो ढाणा होता था, उसमें पानी बह के और सीधा धोरे में चला जाता था, है ना। अब ये ढाणा धोरेर ये सारी चीज़ें जो हैं केवल किताबों में सीमित रह गई हैं लगभग। बाकी तो पश्चिमी राजस्थान में तो ये है ही नहीं बिल्कुल ही, है ना। ये इधर हो सकती है, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पास में हो सकता है वहाँ पे धोरे हों, मिट्टी के धोरे ज़रूर हैं, है ना, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, मतलब बालू का स्तूप वगैरह, उनको धोरे वहाँ पे ज़रूर हैं, लेकिन पानी जाने के लिए वो धोरे नहीं है, केवल रेत के धोरे रह गए हैं ना, हवा जाने के लिए हैं वो एक तरीके से। तो एक है तीसरे नंबर पे मैं लिखूं स्त्रोत प्रवर्तिमम। स्त्रोत प्रवर्तिमम, इसमें जो होता था पवन चक्की के माध्यम से पानी निकाला जाता था, है ना, पवन चक्की से पानी निकाल कर,
ये एक बड़ी बात है उस जमाने में कि पवन चक्की का उदाहरण मिल रहा है ना, नाम मिल रहा है कम से कम। अरे भाई, चार चार में जो है हमारे आ जाएंगे नदी कूप प्रवर्तिमम, है ना। नदी कूप प्रवर्तिमम, ठीक है। नदी कूप प्रवर्तिमम मतलब नदी और कुओं से पानी निकालकर, नदी व कुओं से पानी निकालकर, नदी व कुओं से पानी निकालकर। और पांचवा है सेतु बंद, सेतु बंद, है ना। सेतु बंद में क्या आते हैं, इसमें आते हैं नहर नाले, नहर नाले तालाब वगैरह आते हैं ना। नहर नाले तालाब जो है ये आते हैं। सुदर्शन झील जो है इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है ना। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील जो है सेतु बंद का अच्छा उदाहरण है ना। सेतु बंद का अच्छा उदाहरण है, सेतु बंद का अच्छा उदाहरण है। किसने बनवाई थी सुदर्शन झील, ये प्रश्न मेरा आप लोगों से है। कृपया करके आप कमेंट करें और बताएं कि सुदर्शन झील किसके शासनकाल में बनी थी और किसने बनवाई थी। ये सवाल मेरा आप लोगों से रहेगा, ठीक है। विदिशा से हमको विद्यार्थियों एक जल भंडारण मिला है, ईंटों का बना हुआ, भंडारकर साहब को। वो बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि विदिशा से एक ईंटों से बना जल भंडारण क्षेत्र मिला है। जल भंडारण क्षेत्र डॉक्टर भंडारकर को मिला है ना। डॉक्टर भंडारकर को मिला है, डॉक्टर भंडारकर को मिला है, ठीक है। और ये जो कृत्रिम सिंचाई था, ये कृत्रिम सिंचाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हुआ करती थी, जो कि उदक भाग के रूप में एक कर भी लेती थी। उदक भाग नाम से एक कर भी वसूलती थी, जो कि 1/5 से 1/3 तक हुआ करता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसको कि कृत्रिम सिंचाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हुआ करती थी, राज्य सरकार की हुआ करती थी, जो कि 1/5 से 1/3 तक कर, इसको बोलते थे उदक भाग। ये महत्वपूर्ण बात है, उदक भाग शब्द ना, उदक भाग वसूलती थी, कर वसूलती थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, उदक भाग जो है मोस्ट लगा देना, उदक भाग को पूछा जा सकता है ना, उदक भाग। तो ये सिंचाई वाली बात जो है मौर्यकालीन कृषि में वो यहाँ पे पूरी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मौर्य काल में कृषि के कितने भाग थे, कृषि कितने प्रकार की थी। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें हमको 10 प्रकार की कृषि का उल्लेख मिलता है, जिसमें से जो प्रमुख है वो है हमारे कृष्ट भूमि, है ना, जुती हुई। अकृष्ट भूमि यानी बिना जुती हुई। देवमात्रक, अदेवमात्रक, देवमात्रक, अदेवमात्रक। और एक है स्थल भूमि, है ना, स्थल भूमि। इसके अलावा जो है बंजर भूमि है। एक शब्द और मिलता है विविध, जो चारागाह भूमि होती है ना, वो विविध। इस प्रकार से जो है प्रमुख नाम मिलते हैं, पूरे 10 नाम तो नहीं मिलते। आप इसको उतारें, मैं इसको विद्यार्थियों में मिटा रहा हूँ और हम बात करते हैं भूमि के प्रकार की, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। भूमि के प्रकार की हम बात करेंगे तो देखिए,
क्या होता है भूमि में, भूमि के प्रकार में। ठीक है, 10 प्रकार की बात की है, बस वही बात लिखेंगे और तो क्या ही है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे बस, है ना। तो ये लो साहब, इसको मिटा दिया है और अब हम भूमि के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए भूमि के प्रकार। ठीक है, भूमि के प्रकार की बात करूं तो कौटिल्य जो है 10 प्रकार की भूमि का उल्लेख करता है, बस यही लिखना है। कौटिल्य 10 प्रकार की 10 प्रकार की भूमि का उल्लेख करता है, है ना। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, प्रमुख प्रकार, प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, इसमें प्रमुख प्रकारों में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूं, एक तो है कृष्ट भूमि, है ना, कृष्ट भूमि, है ना। दूसरी है अकृष्ट भूमि, अकृष्ट भूमि, है ना। एक एक लाइन में इनकी व्याख्या हो जाएगी, आप ऐसे कैसे लिखते जाएं और एक एक लाइन में इनको भर देंगे बस। तीसरे नंबर पे स्थल भूमि, ठीक है, और चौथे पे जो है देवमात्रक, देवमात्रक भूमि, ठीक है, ये भी भूमि है। और पांचवें पे मैं लिख दूं अदेव मात्रक भूमि, अदेव मात्रक भूमि। छठे पे विविध भूमि, विविध भूमि, ये चारागाह होता था बस। सातवें पे बंजर, है ना, बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या है आप सबको पता होगा। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार का तो नाम मिलता नहीं है पुस्तकों में। अधिकतर किताबें 5 प्रकार का ही नाम देती हैं, एक आधा जगह ये 2 नाम भी मुझे मिले तो मैं 7 नाम आपके सामने ले आया। ठीक है, पूरी किताबें तो जो सॉरी पूरे 10 भागों के नाम नहीं मिलते। तो कृष्ट भूमि क्या होती है, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, ये जुती हुई भूमि होती है ना, जुती हुई भूमि, है ना, ये जुती हुई भूमि है। ये है बिना जुती, है ना, बिना जुती हुई भूमि। ठीक है, स्थल भूमि है जो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित भूमि जो है ना, वो, या ऊंचाई पर स्थित भूमि में डाल देता हूं, ऊंचाई पर स्थित भूमि, है ना, ऊंचाई पर स्थित भूमि। देव मात्रक में है प्राकृतिक, प्राकृतिक या वर्षा से सिंचित भूमि, है ना, प्राकृतिक सिंचाई वाली, या मैं लिखूं वर्षा से सिंचित भूमि, वर्षा से सिंचित भूमि। अदेव मात्रक में है अदेव मात्रक में हमारी जो कृत्रिम सिंचाई जहां पे होती थी, कृत्रिम सिंचाई वाली भूमि, है ना, कृत्रिम सिंचाई वाली भूमि। ठीक है, विविध जो है ये होती थी चारागाह, चारागाह वाली भूमि, चारागाह वाली भूमि होती थी। इसमें जो है 2 प्रकार के वन पाए जाते थे, हस्ती वन और द्रव्य वन, है ना। ठीक है, चारागाह वाली भूमि मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसमें 2 प्रकार के 2 प्रकार के
वन पाए जाते थे। इसमें दो प्रकार के वन पाए जाते थे। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो है हस्ती वन, है ना, हस्ती वन, यानी कि जिसमें हाथी पाए जाते हों, जिसमें हाथी पाए जाते हों, है ना। और एक है द्रव्य वन, द्रव्य वन, है ना। द्रव्य वन में क्या है, जिसमें जो है बेशकीमती लकड़ी, बेशकीमती लकड़ी और सोना चांदी, सॉरी सोना, ये सोना है ना, सोना चांदी ताम्र आदि धातुएं पाई जाती हूँ, आदि धातुएं पाई जाने वाली भूमि। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारा विविध भूमि जो होती है, इसमें दो प्रकार के वन पाए जाते थे, हस्तवन और द्रव्य वन। द्रव्य वन वो होते थे जहाँ पे बेशकीमती लकड़ी, सोना चांदी ताम्र आदि धातुएं पाए जाते थे, वो वन है ये ना, भूमि क्या वन। ठीक है, पाए जाने वाले वन, ये वन कर लेना आप, पाए जाने वाले कर देना। और एक हस्ती वन जिसमें हाथी वगैरह जो है ये पाए जाते थे। और बंजर भूमि आप जानते होंगे, बंजर भूमि जो है किस प्रकार से होती थी, जनपद वगैरह का इस पे अधिकार होता था। और शून्य निवेश वाली भूमि होती थी, इस पर किसी प्रकार का निवेश नहीं किया जाता था ना। शून्य निवेश भूमि आप लिख सकते हैं वैसे, शून्य निवेश भूमि, है ना, शून्य निवेश भूमि। ठीक है, जनपद का इस पे जो है जनपद के अधीन वगैरह होती थी। तो ये था भूमि के प्रकार जो कि हमने यहाँ पे पढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उतारें बढ़िया से। और मौर्यकालीन जो कृषि थी वो हमारी यहाँ पे पूरी होती है। अब हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे, उद्योग व शिल्प पे। ठीक है, उद्योग व शिल्प की मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने उतार लिया होगा वैसे, मैं इसको मिटा देता हूँ। और अब हम उद्योग व शिल्प पढ़ेंगे, है ना। उद्योग व शिल्प हेडिंग डाल दीजिए आप। उद्योग व शिल्प में भी कई बार सवाल आते हैं, ध्यान रखना। और ये जो मैंने अभी भूमि के प्रकार बताए हैं ना, इसमें से भी सवाल पूछते हैं विद्यार्थियों। देवमात्रक अदेवमात्रक भूमि जो होती है ना, इससे संबंधित सवाल पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना। पूछते हैं कि देवमात्रक क्या है, वहाँ पे आती है फिर देवताओं को या धर्म हेतु दान में दी गई भूमि, मंदिरों को दान में दी गई भूमि, या प्राकृतिक वर्षा वाली भूमि, या कृत्रिम वर्षा वाली भूमि। इस प्रकार से चार ऑप्शन बना देंगे और देवमात्रक पूछ लेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है ना। और अब हम पढ़ेंगे उद्योग व शिल्प। उद्योग व शिल्प, है ना। उद्योग व शिल्प की बात करें तो सॉरी, राज्य के नियंत्रण में सारे उद्योग यहाँ पे होते थे, है ना। और प्रमुख जो उद्योग था वो था यहाँ पे वस्त्र उद्योग, जो कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग भी था, है ना। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार हमको वस्त्र उद्योग देता था, जिसमें से सूती व ऊनी वस्त्र उद्योग बड़े प्रमुख थे। और कई प्रकार की सूत यहाँ पे हमको मिलती थी। तो ये सारी बात हम लिखेंगे, फिर एक एक सूत के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें जो है उत्कृष्ट प्रकार की सूत है ना। उत्कृष्ट सूत में भी दो तीन प्रकार की सूत होती थी, जैसे सिवेयक है, कासिक है ना, कारपासिक है। ठीक है, इसके अलावा जो है दुकूल, छौम, पत्रोम, है ना, चीनी पट्ट, तो ये थे, ये सारी चीज़ें थी। कम्बल वगैरह भी होती थी यहाँ पे, मलमल भी होती थी, सॉरी। तो एक एक की बात करते हैं, चलो। उद्योग धंधों में हम बात करें, एक बेसिक बात लिखें कि इन पर राजकीय नियंत्रण होता था। पहली चीज, है ना, राजकीय नियंत्रण
होता था, है ना, इन पर राज्य के नियंत्रण होता था। और कृषि के बाद जो है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये जो सॉरी कृषि के बाद सर्वाधिक जो रोजगार देता था वो वस्त्र उद्योग देता था यहाँ पे, है ना। तो हम इसमें प्रमुख उद्योगों की बात कर लेते हैं। उद्योगों पे तो राज्य के नियंत्रण था। प्रमुख उद्योग निम्न थे, ऐसे लिखते हैं। प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग निम्न थे, ठीक है। प्रमुख उद्योग निम्न थे, ये बात है। अब इसमें एक नंबर पे मैं लिख देता हूँ वस्त्र उद्योग, है ना। वस्त्र उद्योग जो है उसकी बात कर लेते हैं। अब वस्त्र उद्योग में वही बात है, प्रमुख उद्योग था ये, है ना। यह प्रमुख उद्योग था। कृषि के बाद, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग था, है ना। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग था, है ना। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग था। सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध थे, है ना। सूती वस्त्र ये सर्वाधिक, ये थोड़ा अधिक था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अधिक, है ना। सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है। सूती उद्योग व ऊनी वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध थे, ठीक है। मौर्य काल में मिलने वाली जो यहाँ पे कई प्रकार की सूत मिलती थी, तो उसका हम बात करते हैं। मौर्य काल में, मौर्य काल में कई प्रकार की सूत मिलती थी, कई प्रकार की सूत मिलती थी, मिलती थी। प्रमुख निम्नलिखित हैं, प्रमुख निम्नलिखित हैं, ठीक है। प्रमुख निम्नलिखित हैं। अब प्रमुख में हम बात करें तो सर्वोत्कृष्ट सूत की बात करें, सर्वोत्कृष्ट सूत, है ना। सर्वोत्कृष्ट सूत जो है ये 3 प्रकार की होती थी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। सिवेयक है, कासिक है और कार्पासिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेन बदल लेते हैं। तो इसमें हम जो है सिवेयक सूत 3 प्रकार की होती थी, मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसी में मैं लिख देता हूँ, यह 3 प्रकार की थी, यह 3 प्रकार की थी। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी थी उसकी बात हम करें तो एक तो थी सिवेयक, है ना, सिवेयक। दूसरी थी कासिक, और तीसरी थी कार्पासिक, है ना। कासिक, कार्पासिक और सिवेयक, ये 3 प्रकार की सूत यहाँ पे होती थी। और जो सिवेयक थी वो सीबी से का, और कासिक जो थी वो वाराणसी से, और कार्पासिक जो थी वो कलिंग व बंग से प्राप्त होती थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सिवेयक कहाँ से मिलती थी? सीबी से, ये ध्यान रखना, सीबी। और कासिक जो है ये वाराणसी से मिलती थी, है ना। और ये मिलती थी बंग, है ना, ये बंगाल वाला। और एक है कलिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर्वोत्कृष्ट सूत हो गई। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं यहाँ पे दुकूल। दुकूल जो है, दुकूल ये एकदम बड़ा ही मुलायम कपड़ा होता था और श्वेत कलर का होता था, चिकना होता था। और वृक्षों की छाल से यह सूत बनता था, है ना। जो कि हमको असम है, कामरूप है ना, असम, कामरूप, बंग और
पुंड्र नगर से यह प्राप्त होता था, दुकूल नाम का कपड़ा। दुकूल नाम का ये सूत था ना, बड़ा ही चिकना होता था और मोटा भी होता था, सफ़ेद होता था, है ना, और जो है पेड़ की छाल से बनाया जाता था। ये बात हम लिखेंगे। तो देखो इसमें हम लिखेंगे, एक तो होता था श्वेत, श्वेत चिकना, श्वेत चिकना होता था, होता था, पेड़ की छाल से निर्मित सूत था ये, पेड़ की छाल से निर्मित सूत था, जो जो कामरूप, असम, बंग व पुंड्रनगर, पुंड्रनगर से प्राप्त होता था, पुंड्रनगर से प्राप्त होता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दुकूल से संबंधित है ना, श्वेत चिकना होता था और पेड़ की छाल से निर्मित सूत था, है ना। अगला मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो छौम लिखूंगा। छौम, छौम जो होता था ये भी एक प्रकार का सूत ही होता था, है ना। छौम जो है ये भी एक प्रकार का सूत होता था, मतलब रेशम प्रकार का सूत होता था ये छौम, और ये भी कई जगह से प्राप्त होता, जैसे काशी है ना, काशी है, पुंड्रनगर है ना, बंग है, काशी, पुंड्रनगर, बंग और स्वर्ण भूमि से प्राप्त होता था, है ना। ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। रेशम प्रकार का सूत था ये, रेशम प्रकार का सूत, रेशम प्रकार का सूत था, जो कि काशी, काशी और बंग, पुंड्रनगर, पुंड्र, ये पुंड्र है ना, पुंड्रनगर व सुवर्ण भूमि से प्राप्त होता था, स्वर्ण भूमि से प्राप्त होता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रेशम प्रकार का सूत्र था, काशी, बंग, पुण्यनगर में स्वर्ण भूमि से प्राप्त होता था छौम। इसके अलावा एक था पत्रोम, जो कि पेड़ के पत्तों से निर्मित था। पत्रोम पेड़ के पत्तों से निर्मित था, और बंग, पुण्यनगर, स्वर्ण भूमि से वह भी प्राप्त होता था। पत्रोम भी आपको ध्यान में रखना है। 4 नंबर पे पत्रोम, ठीक है, पेड़ की छाल से प्राप्त होता था। ठीक है, पेड़ की छाल से प्राप्त होता था, है ना, और ये हमको मिलता था बंग से, पुंड्रनगर से और स्वर्ण भूमि से। ठीक है, सुवर्ण भूमि से। काशी निकालना है, मतलब छौमे और पत्रों में से, है ना। इसमें एक काशी ज़्यादा है, बाकी सेम है ये, है ना। छौम हो गया, पत्रों हो गया, दुकूल हो गया, सर्वोत्कृष्ट हो गया। चीनी पट्ट जो है, चीनी पट्ट, ये भी चीनी पट्ट जो है ये रेशमी होता था। सॉरी, चीनी पट्ट जो है, हाँ, रेशमी होता था, चीन से मंगाया जाता था, है ना, चीन से मंगाया जाता था। और एक कोसे और होता था, बेशकीमती होता था, मतलब कोसे, बेशकीमती रेशम होता था कोसे, और सीन जनजाति द्वारा बनाया जाता था कोसे को। ये कोसे को थोड़ा सा ध्यान रखना आप, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 5 नंबर पे। पहले कोसे लिख लेते हैं। कोसे, कोसे जो होता था ये कीमती रेशम होता था, है ना। क्या होता था? कीमती रेशम होता था, सॉरी, जो कि सीन जनजाति द्वारा, सीन जनजाति द्वारा बनाया जाता था, बनाया जाता था। ठीक है, सीन जनजाति द्वारा बनाया जाता था कौसे। चीनी पट्ट, चीनी पट्ट 6 नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दूँ, चीनी पट्ट, है ना। चीनी पट्ट जो है ये भी एक रेशम था, जो कि चीन से
चीन से आयात किया जाता था ना, चीन से आयात किया जाता था, ठीक है। चीनी पट्ट जो था चीन से आयात किया जाता था। और एक कंबल था, कंबल नेपाल से आते थे, कंबल जो जो है कंबल, ठीक है, कंबल नेपाल से आते थे, ये ध्यान रखना, कंबल नेपाल से आते थे, नेपाल से आते थे। और मलमल जो है वो बंगाल की प्रसिद्ध थी, बंग की, है ना। 8वें नंबर पे मैं लिखूं मलमल, मलमल जो थी बंगाल की प्रसिद्ध थी, है ना। मलमल कहाँ की, बंगाल की प्रसिद्ध थी, ठीक है। बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, किसी भी को इसमें से जो जो है ये पत्रोम, छोम, दुकूल और ये कौसे, ये काफी बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना। सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है, सिवेयक, कासिक, कार्पटिक क्या है ना। सिवेयक, कासिक, कार्पटिक क्या है, तो इस प्रकार से जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्षौम कहाँ से प्राप्त किया जाता था, काशी, बंगपुर नगर, स्वर्ण भूमि। और स्वर्ण भूमि नहीं विद्यार्थी, ये स्वर्ण कुंड है ना, इसको थोड़ा सा, स्वर्ण भूमि नहीं है, स्वर्ण कुंड है, सॉरी, स्वर्ण कुंड कर देना इसको ना, स्वर्ण कुंड, यहाँ भी स्वर्ण कुंड कर देना। स्वर्ण कुंड से ये प्राप्त किए जाते थे, ठीक है, स्वर्ण कुंड है। और कौसे काफी बार पूछा गया है, कौसे कीमती रेशम था, सीन जनजाति द्वारा बनाया जाता था, है ना। क्या थे, बस ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इतना डिटेल से तो खैर नहीं पूछेंगे कि इनकी व्याख्या पूछ लें, लेकिन ये नाम पूछे जा सकते हैं ना, क्या थे। जैसे चौम, पत्रोम, कौसे क्या थे, है ना। तो युद्ध में उपयोग किए जाने वाले कुछ अस्त्र शस्त्र थे, या ये आभूषण थे, या कोई बर्तन थे, इस प्रकार से, या फिर कोई वस्त्र थे, है ना, तो फिर वस्त्र में आ जाएंगे। इस प्रकार से सवाल घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो था हमारा वस्त्र उद्योग। इसके अलावा जो उद्योग थे उनकी मैं बात करूं, हाँ, सूत का जो सूत उद्योग का जो नियंत्रण रखता था, है ना, सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग, तो वो रखता था सूत्राध्यक्ष, है ना, सूत्राध्यक्ष रखता था, ध्यान रखना। सूती वस्त्र उद्योग पर नियंत्रण कौन रखता था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, है ना। सूती वस्त्र उद्योग पर नियंत्रण, है ना। वैसे तो मैंने वहां पे आपको लिखाया है, सूत्राध्यक्ष होता था ये, सूत्राध्यक्ष, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इसको मिटाएं, अब हम आगे के जो कुछ एक उद्योग हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो प्रमुख उद्योग तो ये आ ही गया, इसी के अलावा अब तो जो है नॉर्मल से उद्योग हैं जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं है वहाँ पे, है ना। आप इसको जो है बढ़िया से उतार लें, मैं इसको मिटा देता हूँ। वैसे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उतार लिया होगा, ठीक है, तो मिटा रहा हूँ मैं। चलिए, ये मैंने मिटा दिया है इसको। और अब आगे के जो उद्योग हैं उनमें धातु उद्योग है, बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं था। धातु दो तीन काम आती थी, जैसे एक तो युद्ध के उपकरण बनाती है साहब, है ना, कृषि के कार्यों में काम में ले लिए, या धातु के कोई आभूषण वगैरह बनाकर पहन लिए, बस यही काम आती थी धातु, है ना। और धातु जो है हमको दो प्रकार के खानों से प्राप्त होती थी, एक तो भूमिगत खाने, और एक कोई आ, समुद्र से, समुद्र में भी जो खाने होती है ना, वो भी होती थी, है ना। समुद्र से हमको मूंगा, मोती वगैरह ये प्राप्त होते हैं, आपको पता ही होगा, हीरे भी वहीं से प्राप्त होते हैं, है ना। मूंगा, मूंगा, मोती, हीरे, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमको, शंख भी है एक, है ना, शंख भी प्राप्त होते हैं यहाँ से, ठीक है। और दूसरे प्रकार की जो खाने होती हैं वो होती हैं हमारी भूमिगत खाने, जिनसे हमको विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं। धातुओं में क्या क्या आता है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है ना, ये आता था। और भूमिगत जो खाने होती थी उनका अध्यक्ष आकरा अध्यक्ष कहलाता था, आकरा अध्यक्ष। जबकि समुद्र की वाली जो खाने होती थी ना, समुद्र वाली खाने, वहाँ पे सॉरी, उन पे जो नियंत्रण रखता था वो खन्याध्यक्ष रखता था। कौन रखता था,
खन्याध्यक्ष रखता था, है ना। तो ये बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। धातु उद्योग आप हेडिंग डालें और उसमें लिखना प्रारंभ करें, धातु उद्योग, ठीक है, धातु उद्योग, ठीक है। तो धातु उद्योग में पहले मैं लिखना चाहूंगा धातुओं का जो प्रयोग होता था, धातु का प्रयोग, धातु का प्रयोग आभूषण, आभूषण, कृषिगत उपकरण, कृषिगत उपकरण व अस्त्र शस्त्र बनाने में होता था, अस्त्र शस्त्र बनाने में होता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और खाने दो प्रकार की होती थी, यहाँ पे मैं लिखूं, खाने दो प्रकार की होती थी, है ना। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो सॉरी, एक तो थी समुद्र की खाने और एक थी भूमिगत खाने, बस, है ना, ये लिखना है, समुद्र की खाने, समुद्र की खाने, और एक होती थी भूमिगत खाने, है ना, भूमिगत खाने। समुद्र के खाने और भूमिगत खाने, ये दो प्रकार के खाने होती थी। समुद्र के खानों में क्या मिलता था हमको? यहाँ से मिलते थे शंख मिलते थे, एक तो, है ना, शंख है, मूंगा है, मोती है ना, हीरा है सॉरी, शंख, मूंगा, मोती, हीरा वगैरह ये मिलते थे। और इसका जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष, वो होता था खन्याध्यक्ष। क्या होता था? सॉरी, खन्याध्यक्ष होता था, खन्याध्यक्ष, है ना। और भूमिगत जो खाने होती थी, यहाँ से विभिन्न प्रकार की धातुएं मिलती थी, विभिन्न धातुएं, है ना। विभिन्न धातुओं में क्या है? सोना है, चांदी है, ताम्र है ना, लोहा है, ये मिलती थी। और इसका जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष, वो होता था आक्राध्यक्ष। क्या होता था? आक्राध्यक्ष होता था, है ना, आक्राध्यक्ष। ये आक्राध्यक्ष मैंने वहां पे करवाया है। खन्याध्यक्ष का जिक्र हमने उस जो 26 अधिकारी जो लिखे, 26 अध्यक्ष लिखे थे, उसमें आक्राध्यक्ष का तो उल्लेख था, खन्याध्यक्ष का उल्लेख वहां पर नहीं था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा तो जो है हाथी दांत शिल्प था, चर्म उद्योग था, बढ़ई उद्योग था, है ना, और सुरा उद्योग था। ये कुछ नाम मात्र के उद्योग हैं। अन्य उद्योग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अन्य उद्योग, है ना, अन्य उद्योग में, है ना, एक नंबर पे आप लिखो हाथी दांत। ये शिल्प में भी, शिल्प में आता है ना एक तरीके से। हाथी दांत जो है, इसके उपकरण बनाए जाते थे, सॉरी, आभूषण, है ना, प्रमुख रूप से तो जो है आभूषण बनते थे, आभूषण बनते थे, है ना, बनते थे। जो अभिजन वर्ग था, है ना, अभिजन वर्ग, पैसे वाले लोग, अभिजन वर्ग हेतु, ऐसा हमको कौन बताते हैं? एरियन बताते हैं ना। एरियन महोदय जो हैं वो कहते हैं कि अभिजन हेतु आभूषण यहाँ पर बनाए जाते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये तो हो गया हाथी दांत में। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, चर्म उद्योग। चर्म उद्योग में जो है चमड़े का काम किया जाता था, बस आपको पता ही है चर्म उद्योग में क्या होगा, है ना, चमड़े का कार्य होता था, ठीक है, चमड़े का कार्य, ठीक है, कुछ भी बनाते थे चमड़े से। और तीसरे नंबर पे मैं लिखूं बढ़ई का काम, बढ़ई उद्योग। बढ़ई उद्योग में जो है लकड़ी का काम होता था ना, लकड़ी का काम, जिसमें लकड़ी के राजमहल भी बनाए जाते थे, और लकड़ी के जो है और भी कई काम होते थे ना। सुथार का कार्य होता था, है ना, सुथार का काम होता था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सुथार
का कार्य होता था। लकड़ी के राजमहल भी बनाए जाते थे। मैं बात करूंगा अभी कला में, तो वहाँ पे पढ़ेंगे लकड़ी के राजमहल। राजमहल है ना, लकड़ी के राजमहल। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था पाटलिपुत्रा का, वो बड़ा ही विशाल महल था, उसकी बात करेंगे हम, लकड़ी का था। इसके अलावा सुराध्यक्ष की बात कर लेते हैं, सॉरी, सुरा उद्योग की बात कर लेते हैं। सुरा सुरा उद्योग है ना। सुरा उद्योग जो है इसमें, सॉरी, यज्ञ के अलावा सुरापान का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता। यज्ञ के अलावा, यज्ञ के अलावा सुरापान का उल्लेख नहीं मिलता। सुरापान का उल्लेख नहीं मिलता। ये ध्यान रखना कि सुरापान का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता। सुरा मतलब दारू पीने का जो काम है, सुरा मतलब दारू, मदिरा, वारणी, जो भी हम कहें। इनका मतलब है कि यज्ञ के दौरान ही सुरापान किया जाता था, ऐसे सुरापान नहीं किया जाता था, है ना। मगर कौटिल्य जो है 6 प्रकार की सुरा का उल्लेख करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है विद्यार्थियों। मधु, मौर्य, है ना, मेधक और अरिष्ट, आसव और प्रसन्न, ये 6 प्रकार की जो है सुरा का उल्लेख कौटिल्य करता है अपने अर्थशास्त्र में, मौर्यकालीन सुरा का उल्लेख। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसमें। कौटिल्य कौटिल्य 6 प्रकार की सुरा, या हम इसको कहें मदिरा, वारणी, दारू, है ना, का उल्लेख करता है, का उल्लेख करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी थी देखो 6 प्रकार की, इसमें मैं नाम यहाँ पे नाम लिखना चाहूँ तो आप ध्यान रखना। एक तो है मधु, है ना, एक है मेधक, मधु मेधक, और एक है मौर्य। 3 नाम तो एम पे हो जाएंगे, है ना, और 2 ए पे हो जाएंगे, आसव और अरिष्ट, आसव और अरिष्ट, और एक नाम है प्रसन्न, प्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न है ये। बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, मोस्ट लगा देना इसको, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट लगा देना। कई बार पूछते हैं, ये दे देंगे कि मेधक, मौर्य, आसव, अरिष्ट क्या थे, है ना, तो फिर वहाँ पे पूछेंगे, ऑप्शन में होगा एक मदिरा, एक प्रकार की मदिरा थी, एक प्रकार की ओढ़नी थी, एक प्रकार के आभूषण थे, या एक प्रकार का वस्त्र था, है ना, या एक प्रकार की भूमि थी, या एक प्रकार के टैक्स थे, या एक प्रकार का जो है मुद्रा थी, कुछ भी दे सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको ये बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पे हमको कुछ शिल्प का भी की भी जानकारी मिलती है, जैसे तंतुवाय एक श्रेणी हुआ करती थी, है ना, जुलाहों की एक श्रेणी हुआ करती थी, तंतुवाय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तंतुवाय, है ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तंतुवाय क्या होती थी। तंतुवाय क्या थी, जुलाहों की एक श्रेणी थी, है ना, जुलाहों की श्रेणी, जुलाहों की जो श्रेणी थी, रेशम कार्य में जो बुनकरों का काम करते थे वो होते थे जुलाहे, है ना। तंतुवाय एक श्रेणी होती थी। श्रेणी क्या होती थी विद्यार्थियों, श्रेणी में एक ही प्रकार के उद्योग हो, व्यवसाय हो, या शिल्प का काम करने वाले लोगों का जो समूह था वो श्रेणी कहलाता था। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ श्रेणी को। श्रेणी क्या थी कि एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वालों का समूह, व्यवसाय करने वालों का समूह जो होता था, समूह श्रेणी कहलाती थी, है ना, श्रेणी कहलाती थी। ये ध्यान रखना। इसका जो प्रमुख होता था वो श्रेष्ठी कहलाता था। इसका प्रमुख श्रेष्ठी कहलाता था। ठीक है, एक महाश्रेष्ठी का नाम और मिलता है। महाश्रेष्ठी कौन होता था, महाश्रेष्ठी न्यायाधीश होता था। ये ध्यान रखना श्रेणियों का, है ना। महाश्रेष्ठी कौन होता था,
न्यायाधीश, ये न्यायाधीश शब्द पता नहीं ठीक है या गलत है, आप देख लेना। न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश है ना। महासृष्टि क्या होता था? न्यायाधीश होता था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो कुलाल होता था उसको कुम्हार बोलते थे, सॉरी, कुम्हार को कुलाल बोला जाता था, है ना, वो भी होते थे। तो मैं यहाँ पे एक बात कुलाल लिख देता हूँ। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हमने लिख दिए। उद्योग हो गए, ये अन्य में चल रहे हैं। चलो इसमें क्रम लिख देता हूँ मैं, 5 नंबर, 6 नंबर पे यहाँ पे लिख देता हूँ कलाल। कलाल क्या होते थे? ये कुमार होते थे, कुमार या खुमार हम लिखते हैं, प्रजापत, प्रजापत मान लीजिए इनको ना, प्रजापत, ठीक है। और इसके अलावा जो एक होता था करमार, करमार कौन होता था? करमार धातु, धातु, धातुओं का काम करने वाला ना। लोहार होता था, मतलब धातुओं का कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, धातुओं का कार्य करने वाला करमार होता था ना। इसको आप लोहार मान सकते हैं एक तरीके से, लोहार, है ना। मैंने आपको बताया ये गुप्त वैदिक काल में बताया करमार, है ना, वहाँ पे बताया। एक रंधक होता था, रंजक, सॉरी, रंजक जो होता था, रंजक वो होता था धोबी, है ना। रंजक कौन होता था? धोबी होता था, ठीक है। रंजक जो है धोबी होता था। तो इस प्रकार से जो है रंजक, या इसको रजक भी मिलता है, रजक या रंजक, ठीक है। करमार, करमार, रंजक, ये सारे हो गए। पत्थर वगैरह का भी काम, पत्थर, पाषाण काल तो शुरू से चल ही रहा है, आज भी बंद नहीं हुआ है, तो पत्थर का काम भी होता था। ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं 9 नंबर पे, पत्थर उद्योग भी था, है ना, पत्थर उद्योग भी था, ठीक है। पत्थर उद्योग आज भी है, पाषाण काल आज भी चल रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से इसको उतार लें। और ये थी हमारी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के हमने 2 बिंदु पूरे किए, एक तो कृषि वाला कर लिया और एक उद्योग व शिल्प कर लिया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे और उससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।